बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन अमीन राजा। नाज़रीन, प्रोग्राम है हकीकत क्या है और आज हमारे मेहमान हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं आसिम ज़ेब, तज़कियाकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उस हवाले से, क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं वो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखते भी हैं और लिखते भी हैं इस पर। तो मैं ज़हीरुद्दीन बाबर साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा और आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और जिस तरह हम IMF की जानिब बढ़ रहे हैं, और इस हवाले से बहुत चेहरगोइयां भी की जा रही हैं कि पाकिस्तान को जो जंगज़दा जो 6 ममालिक हैं उनमें शामिल किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो एक कर्ज दिया जाएगा पाकिस्तान को, तो वो कितनी मुद्दत तक होगा और क्या पाकिस्तान उससे दोबारा से माशी तौर पर उठ सकेगा? देखिए, बहुत शुक्रिया एसएस साहब आपका बुलाने का। बुनियादी तौर पर अगर हम IMF के सहारे चलते रहेंगे और खुद इन्हिसारी की जानिब नहीं जाएंगे तो कोई इम्कान नहीं है कि हम अपने पांव पे खड़े हों। देखिए, इसकी आम जो मिसाल है वो हम इस तरह से देते हैं कि एक शख्स की अगर 10,000 रुपये आमदन है और जो उसके एक्सपेंडिचर है वो 15,000 है और वो 5,000 लोन लेता है और उसके बाद लोन वो उस तरह लेता है कि वो सूद पे लोन लेता है, यानी कि वो एक साथ एक कर्ज भी उतार रहा है और साथ साथ सूद भी उतार रहा है। तो अगर आप कहें कि वो इतनी जल्दी सर्वाइव कर जाएगा तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है। हमें असल में जो हमारे जो ओवरऑल हमारे हुकूमती सेटअप है उसमें बुनियादी जो काम हमें करना है वो काम हमने ये करना है कि हमने अपने अखराजात को कंट्रोल करने हैं। एक गरीब मुल्क के जो बासी हैं, जो अवाम है वो तो टैक्स दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अब हाल ही में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इससे कबल गैस की कीमत बढ़ी है, बिजली की कीमत बढ़ रही है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी हो सारी है। यानी कि जब तक आप जो 24 करोड़ लोग हैं उनमें से साढ़े जो 23 करोड़ है उनकी मुश्किलात को मद्देनजर नहीं रखेंगे और 50 लाख जो लोग हैं, बल्कि 50 से भी कम होंगे, वो हमारे जो एलीट है वो कुर्बानी देंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। IMF आप और कड़ी शरारत करेगा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो मजीद IMF के ताबे हो जाएगी। अभी रिसेंटली जो वाकयात हुए हैं आप देखते हैं कि हमारी जो खारजा पॉलिसी में हमने जो लाइन एंड लेंथ इख्तियार की है वो यकीनन IMF के जो सरकर्दा लोग हैं या उनके सरप्रस्त हैं, मेरी मिसाल अमेरिका की जानिब है, वेस्ट की जानिब है, उनकी ही लाइन हमने अडॉप्ट की है। तो मैं ये समझता हूं कि आप एक तरफ तो अपनी माशी खुद मुख्तारी खो रहे हैं, उसके बाद दाखिली खुद मुख्तारी खो रहे हैं, उसके बाद जो खारजी खुद मुख्तारी है खारजा महाज पर वो भी खो रहे हैं। तो बड़ी हंगामी बुनियादों पर आपको इकदाम उठाने करेंगे और ये जो लिपा तोपी हम करते हैं कि जनाब ये हम कम कर देंगे, हम लोगों के हालात बदल देंगे, मेरे ख्याल में कुछ नहीं ऐसा होने वाला। लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ेगी और पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है इस वक्त गवर्नमेंट के और अवाम के दरमियान आप देख रहे हैं कि उसमें मजीद खलीज पैदा होगी, मुश्किलात बढ़ेगी। जी आसिम ज़ेब साहब, जैसे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने कहा कि मुश्किलात पाकिस्तान में मजीद बढ़ेंगी, आपका क्या इस हवाले से तज्जिया है? क्या कहते हैं कि जो माशी मुश्किलात वो आगे कम होती हुई नजर आ रही हैं? जिस तरह एका बना हुआ है, मींस आप ये कह सकते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में है और जिस तरह से चीजें लेकर चल रहे हैं, वैसे जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो तो यही है कि हम इसको संभाल लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है वैसे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपीयरेंस। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, जो इस दंगल है या जिस तरह के हम एक विदाउट एनी इकोनॉमिक रिलेशंस हम जो फैसले कर रहे हैं, ये फैसले ना तो देर पा हैं और ना हमारे लिए मुफीद है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी US में हैं और वो एक IMF के साथ एक और नई जो है ना कमिटमेंट के तौर पर गए हैं और वो बड़ा इस सारी सिचुएशन पे बहुत ज्यादा लाउड है और लाउड भी किस सिचुएशन पे है कि हम IMF के साथ एक नया जो है वो मायदा कर रहे हैं और यानी कि मजीद वो इस दंगल में फंस रहे हैं। सो बुनियादी तौर पर जो खारजा पॉलिसी की जैसे इन्होंने बात की, तो आज इस दौर में खारजा पॉलिसी जो बनती है, जो एक रिलेशंस बनते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, वो सारे बेस ही आपकी इकोनॉमी पे करते हैं कि आपके दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड रिलेशंस क्या हैं, दूसरे ममालिक के साथ आपके क्रॉस कल्चरल रिलेशंस क्या हैं, या दूसरे ममालिक के साथ आपके जो इंटरकनेक्टेड पीस और जो मुख्तलिफ फोरम पे डायलॉग के रिलेशंस कैसे हैं। सो ये बुनियादी इन सारी चीजों को हम अगर लाइन अप करें तो हम तकरीबन हम सारी इन चीजों में जो है ना मुश्किलात का शिकार है और हम कोई ऐसी ना पॉलिसी बना पा रहे हैं फिलहाल, ना इस हुकूमत में और ना इससे पहले
نہ ایسی پالیسی بنا پا رہے ہیں، نہ ہم ایسا کوئی ٹریڈ ریلیشن بنا رہے ہیں. بلکہ کل کی یہ نیوز ہے کہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ریلیز کیا. انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے تو ہم ایک ٹریڈ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں. ہم ساری جو چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کی جو انسرٹنٹیز ہیں ان پر ایک دوسرے کو کوسنے کے بجائے، ایک دوسرے پر شور شرابہ کرنے کے بجائے ہمیں ہندوستان اور پاکستان کو تجارت پر ایک جو ہے نا مضبوط ریلیشن بنانا چاہیے. تو یقینی طور پر یہ ایک بڑی فیئر قسم کی ویو ہے. ابھی یہ whether this relation will be productive or not, that is the matter for the later, but the main purpose is کہ ہمیں اسی طرح کے ریلیشن بنانے پڑیں گے. آپ دنیا کے بہترین ممالک کو دیکھ لیں، وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ریلیشن بناتی ہیں وہ کراس کلچر اکانومی پہ بناتی ہیں، اور ہمیں اس چیز سے وہ فائدہ بھی اٹھاتی ہیں. وہ ایک تو اپنی اکانومک گروتھ کرتی ہیں، اور دوسرا وہ جو ہے اپنی فارن پالیسی کو مزید جو ہے نا اس کام کرتی ہیں. اچھا زید صاحب، سیاسی مفاہمت کتنی ضروری ہے؟ جس طرح کی جنگ و جدل چل رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، جس طرح کا بیانیہ چل رہا ہے، ابھی آپ نے کل ہی میں دیکھا کہ صدر جس طرح خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ میں، تو شور شرابہ دوسری اپوزیشن کی جانب سے جس طرح کی یہ چیزیں چل رہی ہیں، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہاؤس اینڈ آرڈر تو کرنا پڑے گا. بنیادی طور پر اگر آپ کسی دوسرے ملک سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنا ہو. ابھی تک اس کے لیے ویسے کیا ضروری ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کہتے ہیں، اس کے ساتھ دیکھیں گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا. اور جو بانی پی ٹی آئی عمران خان ہیں، ان کو یقینی طور پر وہ سخت اس وقت بارگیننگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو سورسز ہیں مختلف اطلاعات آ رہی ہیں. حال ہی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں اور عمران خان کے درمیان جو بات چیت ہے وہ ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے. تو جو ناقدین ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا خان صاحب کو اندر رکھیں گے، خان صاحب کو نظر انداز کریں گے، وہ اتنے بڑے لیڈر بن کے ابھریں گے. بالکل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان کوئی اتنے بڑے انقلابی لیڈر نہیں ہے. ان کی 3 سال کی حکومت آپ جانتے ہیں، ہم نے بھی بھگتی ہے، آپ نے بھی بھگتی ہے، تو کوئی بڑا وہ کارنامہ نہیں کر سکے. مگر جب آپ کسی چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، جب کسی پرسنالٹی کو دباتے ہیں، تو 8 فروری کو جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے تمام جو آئینی ادارے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو مل بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی مل بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے اور اس مسئلے کا حل کریں. ابھی آپ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں آف دی ریکارڈ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا چاہیے. آصف علی زرداری نے بھی مفاہمت کی بات کی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے ادا کہ کتنا احتجاج ہو رہا تھا اپوزیشن کا. اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے. آپ جتنا ان کی جو تحریک ہے یا جو مفاہمت ہے، عملاً ٹھوس مفاہمت، زبانی جمع خرچ نہیں، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کے مسائل کا حجم بڑھتا رہے گا، عوام کی مشکلات بڑھتی رہیں گی، پاکستان پر دباؤ بڑھتا رہے گا. مینز آپ کے خیال میں یہی ہے کہ سیاسی مفاہمت بہت ضروری ہے، اور جب تک تمام جماعتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی تو پاکستان کے مسائل، اور خاص کر کے جو عام لوگ ہیں، ان کے مسائل مزید بڑھتے رہیں گے. جی بالکل ہے. جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جی عوام، آپ جانتے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. جو پاکستان کے میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کی پلیئرز ہیں، جو پردے کے پیچھے موجود ہیں، ان لوگوں کو بھی آگے بڑھنا ہوگا. ہماری جو جوڈیشری ہے ان کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. دیکھیے، آپ یہ بات کہتے رہیں کہ جناب فلاں کا آئینی رول نہیں ہے، یہ بات کر دیں، غلط ہے. زمینی جو حقائق ہے اس کو دیکھیں کہ کون کون سے ایکٹر ہیں یہاں پر موجود ہیں. آپ ان سے کھل کے بات کریں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. جب تک آپ ان سے بات نہیں کریں گے، سارے ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، یہ مشکلات نہیں حل ہوگی. عاصم جید صاحب، آپ کیونکہ انٹرنیشنلی بھی جاتے رہتے ہیں، تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے خیال میں کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں پاکستان میں، اور خاص کر کے جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں کرنی چاہیے جس سے ملک بہتری کی جانب جائے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل فورم میں، انٹرنیشنل ممالک میں جہاں پہ بھی ہمارے پاکستانی موجود ہیں، وہ بنیادی طور پر ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، اور وہ وہاں کی جو کلائمیٹ ہے اس کے بھی وہ ایڈوکیٹ ہیں. وہ اس دورانیے میں جتنا وہ وہاں پہ رہتے ہیں، کوئی 10 سال رہتا ہے، 20 سال رہتا ہے، 30 سال رہتا ہے، وہ یقینی طور پر وہاں کے کلائمیٹ کو، وہاں کی ساری چیزوں کو وہ سیکھتا رہتا ہے، وہ لرن کرتا ہے. اور اگر اسے وہ چیزیں بہتر لگتی ہیں، کوئی اگر ویلفیئر اسٹیٹ ہے، کس طرح وہ ممالک اپنی جو اکانومی ہے اس کو وہ گرو کرتے ہیں، کس طرح وہ اپنے جو بائیلیٹرل
इश्यूज होते हैं उनको वो मैनेज करते हैं, किस तरह उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, ये तो वो बुनियादी तौर पर एक स्कूल में होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। और यकीनी तौर पर भी कोई अगर पाकिस्तान से जो एक पाकिस्तानी है वो यहाँ से उठ के अगर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद रहेगा तो पाकिस्तानियत तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना हिस्सा मौजूद रहेगा। उसकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे मुल्क में भी इस तरह की बेहतरीन चीज़ें लाई जा सकें। तो इंटरनेशनल फोरम्स में वो जहाँ पे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट के हमारे नुमाइंदे हैं, वो भी मुख्तलिफ जो है ना मौक़ों पे वहाँ पे जो है ना अपीयर होते हैं इस तरह की चीज़ों में। सो बुनियादी तौर पर उनका रोल इकॉनमी में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एक मतलब मनी ट्रांजैक्शन की जो एक फंड ट्रांसफर वो करते हैं अपनी पैसों का, उसके बिहाफ पे भी जो टैक्स जनरेट होता है। उसके अलावा जो अगर पाकिस्तानी जहाँ से वहाँ पे मौजूद है दूसरे किसी ममालिक में अगर वहाँ पे मौजूद है तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तानियत को वहाँ पे अपीयर कर रहा होता है। तो अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो हमें बुनियादी तौर उन लोगों की एडवोकेसी को भी पड़ेगी, एक इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। वहाँ पे जो हमारे लोग मौजूद हैं उनको सबसे पहले तो अगर आप उनको किसी अपने इस प्रोसेस में लाना चाहते हैं तो सबसे पहला ये काम है कि उनको आप राइट दें कि वो आपको वोट दे सकें। अगर वो वोट देंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट फेज में अगर वो वोट देंगे तो उनके अंदर वो इंटरेस्ट जनरेट होगा, वो पैदा होगा कि वो चाहेंगे कि हम भी इस प्रोसेस में मजीद इन्वॉल्व हों। तो यकीनन ये सारी चीजें इसी तरह इन्वॉल्व करती हैं कि आपको नेक्स्ट फेज बाय फेज जाना पड़ेगा। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, जो महंगाई में पिसा तबका है उसकी जो सिचुएशन है उस हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल और फिर बड़ी भरमार है टैक्सेस की। एक आम आदमी जिसकी 30,000 से 40,000 वो कमाई करता है वो कैसे इस बोझ को बर्दाश्त कर सकेगा? जैसे देखें इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, उसके बाद गैस के बिल आ रहे हैं, वो तो मतलब कि इस क्राइसिस में है। तो क्या समझते हैं कि जो हुकूमती लोग हैं, जो हुकूमत बनाई गई है, उन्हें इस चीज का इदराक नहीं है तो इनको कैसे खत्म कर सकेंगे उनके लिए? देखिए, ये तासुर जो है वो दिया जाता है, ये तासुर बड़ी हद तक दुरुस्त है बाज़ लोगों के नजदीक। हमारी जो अशराफिया है उसने तमाम जो बोझ है वो आम आदमी पे डाल दिए। देखिए, आपको अभी तक कोई ठोस, मेरे इल्म में ऐसी कोई खबर नहीं है कि हमारे जो अशराफिया के लोग हैं, जो हमारे की प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपने अखराजात कम किए। वो तो देखिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं जी। उनको पेट्रोल फ्री है, उनको रिहाइश फ्री है, उनको इलाज मुआवजा फ्री है, बिजली फ्री है और गाड़ियां फ्री हैं, उनके बच्चों की तालीम फ्री है। कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो लाखों में, बाज़ लोग करोड़ों में तनख्वाहें ले रहे हैं और साल में उनकी जो करोड़ों पैसे बन जाते हैं, उनको तो आपने जो है वो फ्री दे दिया, चीजें दे दिया, और उनके जो एयर ट्रेवलिंग है वो भी उनकी फ्री है। तो जो आम आदमी है, जैसे मैंने कहा 23 करोड़ या 60 लाख या 70 लाख करोड़ जो शहरी हैं, उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं। और ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये चीजें बहुत खतरनाक है। यानी ये रियासत पर से आम आदमी का एतमाद उठ रहा है, उसको ये तासुर वो ले रहा है, ये वो ख्याल कर रहा है कि ये जो रियासती इंतजाम है ये उसके लिए नहीं है और लिहाजा उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे भी आपने फरमाया कि बिजली के बिल, गैस के बिल इतने ज्यादा हैं और पेट्रोलियम जो प्राइस है वो भी आप जानते हैं इतनी बढ़ गई है कि बच्चों के लिए तालीम या अशियाए खुर्दनोश के लिए पैसा बचता ही नहीं है। तो मैं इसमें बड़ी एक खौफनाक अलार्मिंग सूरत हाल है। आप ये देखें, अगर इसको आप इस तरह कॉन्टेक्ट करें, इसको लिंक करें इसके साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी मूवमेंट है या पीटीआई को जो वोट पड़ा है वो भी यही गम गुस्सा था कि लोगों की मुश्किलात हल नहीं हो रही, और जो पीडीएम की माजी की हुकूमत थी 16 माह की कारकर्दगी, उसको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और खान साहब का जो बयानिया था उसकी बुनियादी वजह ये वही एहसास महरूमी है, मुश्किलात है, जिसकी वजह से लोगों ने जो है वो रिएक्ट किया। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, और कल जैसे तहरीक शुरू हो चुकी है बलूचिस्तान से और वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आती है, केपीके में आती है, जैसे सेटल्ड एरिया है, जैसे आप शहरी इलाके हैं, तो आप देखेंगे कि इस तहरीक में ज्यादा लोग निकलेंगे। जब वो इस तरफ पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, जिस तरफ जो एहतजाजी तहरीक है उसको वो अपोजिशन जमातें, जो 6 जमातें हैं पीटीआई समेत, वो शुरू करेंगी, तो आप नताइज का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह की तमाम तर चीजें बढ़ रही हैं, और आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात, क्या पीटीआई इस तमाम तर जो मुश्किलात हैं, मुश्किलात में आवाम फंसी हुई है, इसको भंवर से पीटीआई निकाल सकती है या कोई और? आपका क्या ख्याल है?
देखिए, मैं नहीं समझता कि पीटीआई इस भवन में से निकाल सकती है। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, लीडरशिप कहती है चोर उचक्के डाकू, ये इंतहाई नामुनासिब अल्फाज है। देखिए, ये बात समझ लेनी चाहिए सियासी जमातों को, सियासी अकाबरीन को, कि जब तक वो आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद नहीं करेंगे, रूल ऑफ गेम तय नहीं होंगे। लेकिन आपके ख्याल में जिस तरह वो जमातें पीटीआई के हवाले से आप कह रहे हैं, लेकिन क्या वो भी अपने ऊपर कोई वो नहीं एहतसाब नहीं करना चाहते, तो फिर तो आवाम तो ऐसे ही पिसेगी। देखिए, जो एहतसाब है वो तो हमारे यहाँ सियासत ज़दा है ना, आप जानते हैं। हमेशा इस मुल्क में जो एहतसाब हुआ है उसका किसी और को फायदा हुआ है। एहतसाब के नतीजे में सियासतदानों को बदनाम किया गया है। एहतसाब के नतीजे में सियासी जो जमातें हैं उनकी लीडरशिप के लिए मुश्किलात पैदा हुई है। यहाँ पे दूध का धुला कोई भी नहीं है। और जिसे हम कहते हैं, किसी दानिशवर ने बहुत खूब कहा था कि जब जवाल आता है तो वो मस्जिद और मेहराब और मेंबर को नहीं देखता, यानी कि उसकी मिसाल आप सैलाब की देखते हैं। जब सैलाब आता है तो हर चीज को अपनी लपेट में ले लेता है। हमारा कोई भी इदारा इस वक्त, जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई भी इदारा ऐसा नहीं जिसकी कसम उठा ली जाए कि यहाँ पे सारे पाकबाज लोग हैं। लिहाजा इसको चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी एक तबके को हदफ बनाने की बजाय हमें मिल बैठना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जब सियासी जमातें इत्तेफाक और इत्तेहाद अपने आप अंदर लाएंगी और उसके बाद वो मिलकर हमारे जो पावर कॉरिडोर है उनसे बात करेंगी, तो उसमें ज्यादा वजन होगा। अगर हर कोई एस्टेब्लिशमेंट की तायीद के लिए लाइन में लग जाएगा और वो कहेगा इसको निकाल के मुझे ले आए, मुझे निकाल के इसको ले आए, तो ये जो म्यूजिकल चेयर का खेल है ये खत्म नहीं होगा और आवाम के जो मसाइल है वो उस तरह मौजूद रहेंगे। अच्छा, आसिम जी साहब, क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर जो ये कश्ती है इसको पार लगा सकते हैं या नहीं? जो मुश्किलात है आवाम की वो खत्म हो सकती हैं, और कितना अहम है कि आम आदमी पर ये बोझ कम किया जाए? फिलहाल तो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो कि ये इससे जो जितने भी हमारे बहरान है इनसे बाहर निकला जा सके। अभी हुकूमत बने हुए जो भी टाइम पीरियड गुजरा है इसमें कोई प्रोग्रेसिव इनके डिसीजंस नहीं है या कोई प्रोग्रेसिव इनकी रीच नहीं है। एक इन्होंने जो अलाइनमेंट की है सऊदी अरब गवर्नमेंट के साथ, वो कोई जो है ना इनकी कोलैबोरेशन में कोई प्रोजेक्ट्स वो ला रहे हैं और मजीद भी वो इंटरेस्टेड हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे तो हम मजीद जो है ना इस पे काम कर सकेंगे। और अदरवाइज अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए, माशी बेहतरी की या बहाली की, तो उसमें कोई ऐसी प्रोग्रेसिव जो है ना इनकी रीच नहीं नजर आ रही। मुश्किलात हैं, बिल्कुल मुश्किलात हैं। ज़हीर साहब, इंटरनेशनली तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो जिस तरह ईरान और ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये क्राइसिस अगर इसी तरह बरकरार रहे तो इससे तेल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो पाकिस्तान में मजीद मुश्किलात नहीं होंगी? जी बिल्कुल होंगी। और ये जो क्राइसिस है, अगर आप ये भी तसव्वुर करें कि अगर इसराइल और ईरान की जंग होती है जी, तो इसके नतीजे में भी पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुश्किलात में भी नहीं इजाफा होगा, ये पूरा जो रीजन है मशरक वस्ता समेत इसमें इसकी लपेट में आ जाएगा। देखिए, ईरान की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त, ईरान ने बड़ी महारत के साथ जो अपने उनके जो हामी लोग हैं, जैसे हमास है, हिजबुल्ला है, हौसी कबाइल है, और इराक में और ईरान में, इराक में और शाम में उनके जो है वो नेटवर्क्स हैं, तो उन्होंने ये शुरू किया हुआ सिलसिला। अगर ये लड़ाई हो जाती है तो यकीनी तौर पर जो हमारी जो मुश्किलात है उसमें बहुत इजाफा हो जाएगा। हमारा देखिए, हमारी सूरत हाल तो ये है, हमारी खुद मुख्तारी का आलम तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि ईरान के जरिए हमारे तेल लें। और जो पाइपलाइन मंसूबा है, आपने देखा होगा कि उसमें ईरान बारहा कह चुका है कि पाकिस्तान अपने हिस्से का काम करे। और चंद रोज कबल जो अमेरिका ने टोक अंदाज में ये कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मंसूबा है तेल का वो आगे बढ़े। तो इसमें मतलब शर्मिंदगी की बात है कि आपकी जो खारजा पॉलिसी है उसका मतलब है कि सरेआम उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी तज़हीक की जा रही है। मगर चूंकि हमारी जो अंदर सूरत हाल है, हम अपने शाखर्चियां, अपनी जो अयाशियां हैं वो हम खत्म करने को तैयार नहीं है। आप पाकिस्तानी कौम का भी अंदाजा कर लें कि 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मार्केट्स खुलती हैं। यही वेस्ट में आप देखिए, अमेरिका में 9 बजे 8 बजे दुकानें खुल जाती हैं और शाम मगरिब के टाइम बंद हो जाती है। सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक तरफ हमारी जो कौम है उसका ये आलम है, दूसरी तरफ हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो अरबाब इख्तियार है, उनकी भी बेहिस्सी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं इसका यकीनी तौर पर कोई नतीजा निकलेगा और आने वाले, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे मसाइल खत्म होते मुझे नजर नहीं आ रहे। नाज़रीन, जिस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने बात की कि जो हमारे मसाइल हैं वो बहुत हैं, इसके लिए जरूरी है कि सियासी मफाहमत हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम जेब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के हवाले।